हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3578 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है। थोड़ा सा डिले हो गया अब क्योंकि मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ। अपॉलॉजीज़ फॉर द डिले। देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। वंस यू बिकम डिसिप्लिन्ड, एक बार खाली बन जाओगे ना डिसिप्लिन, यू विल सी अ बिग चेंज इन योर सेल्फ एवरी डे। दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट। हर दिन आपको खुद में कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा एंड वो सेटिस्फैक्शन अलग ही लेवल का होता है। दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रोइंग एवरी डे इज़ नेक्स्ट लेवल। ओके, एक बार एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा। हर दिन कॉन्फिडेंट फील होगा। काउंट पार्टीशंस विद मैक्स मिन डिफरेंस एट मोस्ट के। ठीक है, प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है। ओके, इसको हम मल्टीपल तरीके से बनाएंगे। ओके, you are given an integer array nums and an integer k. Your task is to partition nums into one or more non-empty contiguous segments such that in each segment the difference between its maximum and minimum elements is at most k. मान लेते हैं कि आपको array दिया हुआ है तो आपको इसको मल्टीपल सेगमेंट्स में ब्रेक करना है। जैसे मान लेते हैं एक तरीका ब्रेक करने का ये था कि आपने इसको ऐसे ब्रेक किया और ऐसे ब्रेक किया, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन आप जब ब्रेक कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि जो सेगमेंट्स आपने तोड़े हैं, ये सेगमेंट ये सेगमेंट ये सेगमेंट, हर सेगमेंट में जो मैक्सिमम एलिमेंट है और मिनिमम एलिमेंट है दोनों के बीच का डिफरेंस मस्ट ऑलवेज बी लेस देन या तो इक्वल टू के, ग्रेटर देन के नहीं हो सकता। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन नम्स अंडर दिस कंडीशन। ऐसे कितने पॉसिबल पार्टीशन है, पॉसिबल वेज ऑफ पार्टीशन है, वो आपको बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 94137 है, k इज इक्वल टू 4 है, तो टोटल 6 पॉसिबल पार्टीशन पॉसिबल है। जैसे ये एक पॉसिबिलिटी हो गया जिसमें पार्टीशन मैंने कैसे किया है, ये और ये ऐसे पार्टीशन कर दिया पूरे, तो ये एक वन वे हो गया है ना। क्योंकि देखो हर एक सब अरे को अगर आप देखोगे, जैसे ये एक सब अरे है 9, एक सब अरे आपने 4 तोड़ा, एक सब अरे 1 तोड़ा, एक सब अरे 3, एक सब अरे 7। हर सब अरे में देखो मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट। जैसे इसमें देखो मैक्सिमम एलिमेंट 9 है, मिनिमम एलिमेंट भी 9 ही है, तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0 विच इज़ लेस देन के। ओके, ये भी एक तरीका है। देखो इसमें 9 4 1 अकेला है और 3 और 7 ऐसे है। मतलब इसमें पता है कैसे किया है, इसमें ऐसे किया है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, बस। देखो 9 एक सब अरे है, 4 एक सब अरे है, 1 एक सब अरे है, 3 7 एक सब अरे है। तो देखो ये 3 7 भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इस सब अरे में मैक्सिमम एलिमेंट 7 है, मिनिमम एलिमेंट 3 है, 7 - 3 इज लेस देन के। ओके, इसी तरह ऐसे 6 पॉसिबल पार्टीशन करने के तरीके हैं इस एरे को। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, थॉट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मेरे इस डीपी के प्लेलिस्ट में ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पर मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है, जहाँ पर भी पार्टीशन करना पड़ता है ना एक एरे को अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर पार्टीशन करना पड़ रहा है नम्स को, एक एरे है, आपको पार्टीशन करना पड़ रहा है अलग अलग जगह पे, और पार्टीशन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। एक तरीका ये हो गया है ना, एक तरीका हो गया कि आपने ए को रखा, बी को सी को यहाँ रखा, डी को अलग रखा, एक तरीका ये हो सकता है। तो बहुत सारे पार्टीशन के तरीके हैं। तो पार्टीशन डीपी खुद में ही एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ना। मैंने अभी तक इसको अपने कंसेप्ट प्लेलिस्ट में इसका सीरीज स्टार्ट नहीं किया, बट जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे वहाँ पर। तो दिस प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, पार्टीशन डीपी लगता है ऐसे प्रॉब्लम में, बट ठीक है अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। हम स्क्रैच से समझेंगे कि क्यों यहाँ पर डीपी जैसा कंसेप्ट यूज़ होगा, है ना। स्क्रैच से समझेंगे क्योंकि मैं तो बिगिनर हूँ, है ना। हम लोग तो बिगिनर है। बिगिनर लेवल से अगर मैं समझना चाहूँ तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं। 94137 94137 मान लेते हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है पार्टीशन करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे मान के चलो आपका आप यहाँ पर खड़े हो इंडेक्स आई पे, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप जब एक पार्टीशन करो तो पार्टीशन जब करोगे तो इंडेक्स आई से स्टार्ट होगा और कहीं पर ख़त्म होगा। मान लेते हैं अगर आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया है तो पार्टीशन ये होगा। अगर मान लेते हैं आपने ये लाइन यहाँ ड्रॉ किया तो पार्टीशन ये होगा। मान लेते हैं आपने ये लाइन यहाँ ड्रॉ किया तो पार्टीशन ये होगा। ठीक है, तो इस इंडेक्स आई के लिए कौन सा एंडिंग पॉइंट आप चुन रहे हो। मान लेते हैं अगर आपने यहाँ चुना, मतलब आपने जे पॉइंटर यहाँ चुन लिया ताकि ये एक बन जाए सब अरे। ठीक है, तो अब जे के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि देखो हमें जब पार्टीशन हम करते हैं तो क्या होता है, एक सब अरे बनता है, राइट। एक सब अरे बन जाएगा। मान लेते हैं जे पॉइंटर यहाँ लिया या फिर पार्टीशन यहाँ बनाया तो एक सब अरे ये बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर आई, एक स्टार्टिंग पॉइंट आई के लिए, इस इंडेक्स आई के लिए कौन सा एंडिंग पॉइंट आप चूज़ करने वाले हो,
है ना, जहाँ पर आप पार्टीशन लगाओगे उसके लिए आपके पास ऑप्शंस है ना, आपके पास ऑप्शंस है भाई कि जे पॉइंटर यहाँ चुन के इधर पार्टीशन लगाऊं या फिर यहाँ चुन के यहाँ पार्टीशन लगाऊं। ये आपके पास ऑप्शंस है। जैसे ही ऑप्शन आता है मेरे मन में हमेशा आता है कि भाई कुछ हो ना हो रिकर्शन तो मैं ज़रूर लिख सकता हूँ इसका, ठीक है। और रिकर्शन जब लिखूंगा तो एक बार मेमोराइजेशन भी ट्राई कर लूँगा, है ना। ओके, तो देखते हैं रिकर्शन से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसे मान लेते हैं इंडेक्स आई मैंने यहाँ पर चूज़ किया है, तो अब इंडेक्स आई, अब हो सकता है कि मैं जे पॉइंटर इधर ही चुन लूँ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पार्टीशन इधर ही ड्रॉ कर दिया है। ओके, या फिर हो सकता है मैं जे यहाँ चुन लूँ तो पार्टीशन मैंने मतलब यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे देखो एक बार आई से स्टार्ट हुआ, फिर जे इंडेक्स 1 पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, तो पॉसिबिलिटी है। तो जे के लिए मुझे फॉर लूप लिखना पड़ेगा कि भाई फॉर एक जे पॉइंटर चुनूंगा जो आई से ही भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब जे पॉइंटर मैं यहाँ भी चुनूंगा तो ये पार्टीशन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। जे लेस देन एन तक होगा, जे प्लस प्लस, ये तो समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो, जब आप पार्टीशन कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं आपने जे पर पार्टीशन किया, तो आपको हर वक्त पता है क्या पता होना चाहिए कि भाई मैंने पार्टीशन तो कर दिया बट मिनिमम एलिमेंट क्या है और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिनिमम एलिमेंट अभी क्या करते हैं, इन्फिनिटी ले लेते हैं, और मैक्सिमम एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं। और जब फॉर लूप चल रहा होगा तो उसी के दौरान मैं निकाल लूँगा कि मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी लेता हूँ कि मिनिमम एलिमेंट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम एलिमेंट कॉमा अभी जो एक नया एलिमेंट मुझे दिखाया है जेथ इंडेक्स पर, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमम एलिमेंट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट नम्स ऑफ जे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे हर वक्त इसकी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वही तो निकालना है, मिनिमम एलिमेंट माइनस मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इफ़ मैक्स एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट, है ना, ये अगर लेस देन या इक्वल टू के हुआ तभी वैलिड है ये पार्टीशन। तभी मैं यहाँ पर एक लाइन मान लेते हैं, यहाँ पर जे था, मान लेते जे यहाँ पर था, ये वैलिड है, हाँ वैलिड है। अब मैं क्या बोलूँगा, वैलिड जब हो गया अब मैं फर्दर अरे में बोल दूंगा कि तुम रिकर्सिवली ढूंढ के ले आओ कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं पार्टीशन करने का उसको। तो मैं यहाँ यही बोलूँगा कि क्या ये वैलिड है, ये जितने मैं बोलूँगा हाँ वैलिड है। तो मैं बोलूँगा कि और भी कितने पॉसिबल वेज हैं स्प्लिट करने के, वेज इज इक्वल टू, ऊपर वेज नाम का वेरिएबल ले लेंगे, वेज इज इक्वल टू 0, वेज इज इक्वल टू वेज प्लस वापस से रिकर्शन को कॉल कर देंगे सॉल्व। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो मैंने तो यहाँ पर बना दिया, जे मेरा एंडिंग पॉइंट था सब अरे का, या हो सकता है जे मेरा एंडिंग पॉइंट ये होता, ठीक है। तो ये सब अरे का हमने पार्टीशन कर दिया। अब नेक्स्ट जो अरे है यहाँ का मुझे निकालना है कितने पॉसिबल वेज हैं उसको स्प्लिट करने के, पार्टीशन करने के। तो मतलब जे प्लस 1 के बाद का मुझे अब अरे का आंसर चाहिए, है ना। इसमें और के भी भेज देते हैं, ठीक है। और मॉड्यूलो एम हम लोग लेते रहेंगे, मॉड्यूलो एम जो भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में फॉर लूप जब ख़त्म होगा तो रिटर्न कर देंगे कि भाई जितना टोटल वेज निकला है मेरा वही मेरा आंसर होगा। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ हार्ड था, कुछ भी हार्ड नहीं था। मैंने क्या किया, ब्रूट फोर्स तरीके से सारे पॉसिबल वेज को मैं स्प्लिट करने की कोशिश की। और जब मैं इस सॉल्व फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं बता दूंगा कि मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। ऑब्वियस मेरा आई पॉइंटर यहाँ से तो इंडेक्स 0 भेजा है और मेरा के है ये, ठीक है ना। और हाँ नम्स भी पास करोगे ना, जो मेरा नम्स है 0 भेजूँगा, नम्स भेजूँगा और के भेजूँगा। 0 मेरा क्या है, इंडेक्स आई है, ओके। और इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको लिख ही देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर सॉल्व फंक्शन के अंदर लिखेंगे इसको, इंडेक्स आई भेजा है, नम्स भेजा है और के भेजा है, ओके। और इस पूरे सॉल्व फंक्शन के अंदर ये फॉर लूप मेरा काम कर रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में मुझे क्या करना था, यहाँ पर फॉर लूप जब ख़त्म होगा तो रिटर्न टोटल नंबर ऑफ वेज मैं भेज दूंगा। अब खुद सोचो, रिकर्शन लिखा तो बेस केस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस केस लिखते हैं, खुद सोचो। यहाँ पर देखो इंडेक्स पास कर रहे हैं ना, हर बार इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। इफ़ आई जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू नम्स डॉट साइज अगर हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वैलिड पार्टीशन करते करते आप एंड तक पहुंच गए हो, मतलब पूरे अरे को आपने एक
मतलब पूरे एरे को आपने पार्टीशन कर दिया, ये एरे था आपने पार्टीशन कर दिया, अब आप एंड तक पहुंच गए हो, इंडेक्स आई मेरा यहाँ पहुंच गया, मतलब आपको एक कंप्लीट तरीका मिल गया इस एरे को पार्टीशन करने का। तो यहाँ पर बता दो कि हाँ वी फाउंड अ वे, रिटर्न 1 कर दो यहाँ पर, मतलब वी फाउंड वन वे टू पार्टीशन द इंटायर अरे, है ना, वी फाउंड वन वे टू पार्टीशन द इंटायर अरे। ओके, अब यहाँ पर एक सिंपल सा एक देखो, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो कोड हो गया, ख़त्म हो गया, इतना ही था। इसको मेमोइज भी हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। मैं दोनों कोड आपको दिखाऊंगा। मेमोइज करने के लिए एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो 1D मेमोइजेशन अरे ले लेंगे, वो तो आप कर लोगे आराम से। अब इसमें देखो एक और इम्प्रूवमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये एरे है, ठीक है, यहाँ k इज़ इक्वल टू मान लेते हैं 4 है। अब मान लेते हैं यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरा इंडेक्स i यहाँ पर था, ठीक है, और मेरा इंडेक्स j यहाँ पर है। ओके, अब देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पर देखो नम्स j मेरा ये है, नम और मेरा मेन एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 है, मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा 9 है। मैंने देखा कि मिन माइनस मैक्स यानी कि 9 माइनस मैक्स माइनस मिन जो है 9 माइनस 4 ये ग्रेटर देन k निकल गया, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए था ना। तो अब एक बात बताओ, क्या मुझे j को आगे बढ़ाकर चेक करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं कर सकता मैं, ये अब मैं सब अरे चुन ही नहीं सकता, देखो, क्योंकि देखो यहीं पर ये वाला सब अरे फेल हो गया था, तो अब मैं j को यहाँ बढ़ा के ये सब अरे ले ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ये एलिमेंट तो अभी भी यहाँ पर है ना, 9 माइनस है ना, ये अभी भी है, ये तो मैक्स है मेरा, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर 3 भी होता तो ये इनवैलिड है ना, एनीवेज ये इनवैलिड है, क्योंकि देखो जब ये मेरा मैक्स था और ये मिन था 9 माइनस 4, तो कंडीशन ब्रेक तो कर ही गया था यहाँ पर। अब मान लेते हैं मैंने जे को यहाँ मूव कर दिया, ठीक है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया क्या, अभी मिनिमम मेरा ये बन चुका है, इसका मतलब पक्का ये 4 से भी छोटा है, तो ऑब्वियस ये बात है डिफरेंस और बड़ा हो गया ना, 9 माइनस 3 हो गया, ये भी ग्रेटर देन k ही होगा। या फिर ऐसा हो सकता था कि ये 8 मतलब ये और भी बड़ा एलिमेंट होता, मान लेते 30 होता, तो अब क्या हुआ, ये मेरा मैक्स हो गया और मिन मेरा अभी भी यही है, तो अभी भी देखो ना 30 माइनस 4 कितना हो गया 26 हो गया, विच इज़ ग्रेटर देन k हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस ये जो मैं जे को आगे बढ़ाने से मुझे फ़ायदा है ही नहीं, मुझे इधर ही ब्रेक कर देना चाहिए था, है ना। जैसे ही मुझे ये दिखा कंडीशन यहाँ पर फेल हो रहा है, तो जे को आगे बढ़ाने का फ़ायदा ही नहीं है ना, मतलब पार्टीशन कर ही नहीं सकते, इधर ही ब्रेक कर जाओ। ओके, तो यहाँ पर मैं पता क्या करूँगा, ये तो कंडीशन अगर ट्रू है तब तो बहुत बढ़िया है, तो मैं एल्स में क्या करूँगा, यहाँ पर एल्स ब्रेक कर जाओ, कोई फ़ायदा ही नहीं है और इम्पॉसिबल है पार्टीशन करना, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ब्रेक कर गया है। ओके, कंडीशन फेल हो गया तो मैं ब्रेक कर जाऊँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसको इस अप्रोच का, ठीक है। तो देखा है तो दो अप्रोच हमारे पास साफ साफ है, एक तो रिकर्शन हो गया जो मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया बहुत सिंपली, और इसी को मेमोइज भी कर देंगे। तो एक काम करते हैं, दोनों का कोड करते हैं, देखते हैं इफ़ वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। नहीं होता है तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट अप्रोच पे। तो देखो टू सेव आवर टाइम, और अभी कीबोर्ड में मेरे थोड़े इशू भी है एक्सटर्नल कीबोर्ड में, इसीलिए मैंने कोड पहले ही लिख दिया है। तो देखो ध्यान दो, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली लाइन नंबर 30 में देखो सॉल्व फंक्शन कॉल किया, इधर इंडेक्स नंबर 0 भेज दिया, नम्स और के पास कर दिया। अब सॉल्व फंक्शन को देखो ध्यान से, इंडेक्स आई है, नम्स और के भेज दिया। अगर आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया मतलब हमने पार्टीशन सक्सेसफुली कर लिया एंड तक, तो रिटर्न 1 कर दो कि एक तरीका हमें मिल गया पार्टीशन करने का, ठीक है। उसके बाद दो वेरिएबल मैंने बोला था, मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट, काउंट क्या है, काउंट द नंबर ऑफ वेज टू स्प्लिटिंग द अरे, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग ऑन द फ्लाई निकालते रहेंगे, ठीक है। अब देखो जे कहाँ से, आई से भी स्टार्ट हो सकता है ना, मैंने आपको बताया था। मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन के, तब तो ब्रेक कर जाओ, पॉसिबल ही नहीं है फिर तो रुक जाओ, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज प्लस जे तक हमने स्प्लिट कर दिया, जे के बाद जो अरे है वहाँ का निकाल लो काउंट, ठीक है, और यहाँ पर काउंट में ऐड करते चले जाओ, और मॉड्यूलो एम निकालते रहना, ठीक है, और रिटर्न काउंट कर दो। तो अगर इसको मैं सबमिट करूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, है ना, टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, क्योंकि हमने इसको ऑब्वियस ऑप्टिमल नहीं है, हम सारे पॉसिबिलिटी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं, इसको मैंने मेमोइज भी किया है। अगर आप कंस्ट्रेंट देखोगे तो एक ही इंडेक्स चेंज हो रहा है ना, एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है, इंडेक्स आई। तो कंस्ट्रेंट देखो नम्स डॉट लेंथ पे 5 × 10⁴ है, तो मैंने क्या किया, इतने ही साइज़ का एक मेमोइजेशन एरे ले लिया, यहाँ पर देखो, है ना, लाइन नंबर 7 पे देखो 5 × 10⁴ ले लिया, +1 कर दिया एक एक्स्ट्रा। तो देखो यहाँ पर मैंने मेमोइज किया, लाइन नंबर 13 में देखो, नंबर ऑफ काउंट भेजने से पहले यहाँ पर मेमोइज भी कर दिया उसको, ठीक है। इसको भी सबमिट करने पे हुआ क्या कि टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है,
इसका मतलब मुझे और भी बेटर सोल्यूशन चाहिए होगा, है ना। तो देख लेते हैं एक बार। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। टोटल 869 टेस्ट केसेस पास हुए हैं, है ना, और 9 टेस्ट केसेस टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। तो देखो ऑब्वियस बात है टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हुआ है, क्योंकि अभी भी मेरा n स्क्वायर सोल्यूशन जा रहा है। मैंने जो मेमोराइजेशन एरे यूज़ किया है इसका मैक्सिमम साइज n होगा या तो n+1 होगा, लेकिन हर बार रिकर्शन जब कॉल कर रहे हो तो या फॉर लूप भी चल रहा है, तो n स्क्वायर n यानी कि n स्क्वायर का सोल्यूशन है ये। ओके, तो देखते हैं कि बॉटम अप से ये सारे टेस्ट केसेस पास होते गए। ये तो मैंने मेमोराइजेशन किया ना, बॉटम अप में देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं बॉटम अप कैन हेल्प मी और नॉट। ये मेरा रिकर्शन कोड था, एग्जैक्ट वही कोड मैंने यहाँ लिख दिया, इसी का मदद से बॉटम अप बनाएंगे। तो रिकर्शन वाले कोड में देखो वेरिएबल सिर्फ एक ही चेंज हो रहा था, तो ऑब्वियस बॉटम अप में भी हम जो डीपी अरे लेंगे वो 1 डायमेंशन में होगा। तो मान लेते हैं टी या तो डीपी, जो भी मान लो, डीपी मान लेते हैं, ठीक है। स्टेट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी ऑफ आई का मतलब क्या होगा वो समझो। रिकर्शन में याद है जब हम आई यहाँ भेजते थे तो इसका मतलब क्या होता था कि आई स्टार्टिंग पॉइंट है, आई से लेकर जहाँ तक भी तुम जा रहे हो सब अरे में, इतने को पार्टीशन करने में कितना नंबर ऑफ वेज लगेगा। तो डी ऑफ आई का भी मतलब वही होगा कि नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एरे, कहाँ से, आई से लेकर एंड तक, अरे का एंड तक n-1, है ना। नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन द एरे स्टार्टिंग फ्रॉम आई टू इंडेक्स n-1, है ना। क्योंकि देखो याद करो आई से स्टार्ट करते थे तो देखो इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है, j n-1 तक जा रहा है ना, इस वाले फॉर लूप पे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो खुद सोचो, यहाँ पर ये वाला जो फॉर लूप है, j वाला फॉर लूप, ये तो लिखना ही पड़ेगा मुझे फॉर, और ये जो इंडेक्स आई है, ये डीपी अरे जो है, इसको भरने के लिए एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फॉर लूप लिखा है यहाँ पर, है ना। आई के लिए एक फॉर लूप होगा यहाँ पर, ओके, क्योंकि मुझे ये डीपी अरे भरना है ना। और इस आई के लिए क्या एंडिंग पॉइंट होगा वो तो एग्जैक्टली वही होगा, j = i, j<n j++, है ना। ये रहा ये वाला फॉर लूप। यहाँ पर जो लिखा आपने यही तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जे वाला फॉर लूप है, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे, मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे। इफ़ मैक्स एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट इज ग्रेटर देन k, तो इधर ब्रेक कर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, ब्रेक अगर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियस बात है एल्स वाले केस में ये होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि नंबर ऑफ वेज यानी कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस, याद करो वहाँ पर सॉल्व कॉल करते थे ना, यहाँ पर सॉल्व ना कॉल करके बस डीपी लिख दो सॉल्व की जगह, और यहाँ पर j+1, ओके। तो डीपी ऑफ j+1, है ना। मॉड्यूलो हम करते रहना जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। अब देखो ध्यान दो, डीपी ऑफ j+1 अगर आपको निकालना है, अब j का आंसर, सॉरी डीपी, ये जो फॉर लूप है इंडेक्स i के लिए, है ना, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, एक्चुअली में डीपी ऑफ i निकलेगा, है ना। अब देखो डीपी ऑफ आई निकालने के लिए मुझे फ्यूचर के इंडेक्सेस का आंसर ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर डीपी ऑफ j+1 है। तो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन पे डीपी को फिल करेंगे। मतलब आई को मैं यहाँ से n-1 से फिल करना स्टार्ट करूँगा, i > 0, i-1। ये मैंने बहुत सारे डीपी के प्रॉब्लम में आपको ये सजेशन दिया भी है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे फ्यूचर का इंडेक्स का आंसर ऑलरेडी पता होना चाहिए, डीपी ऑफ j+1 पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। और मिन एलिमेंट मैक्स एलिमेंट डिफाइन कर लेंगे जैसे रिकर्शन पे किया था। काउंट निकलते चला जाएगा, लास्ट में आपको काउंट यहाँ पर असाइन कर देना है ना, ओके। तो डीपी ऑफ आई में काउंट हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। यहाँ पर देखो क्या करते थे, काउंट रिटर्न कर देते थे, ठीक है। कितना सिंपल है बॉटम, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपने रिकर्शन मेमोराइजेशन लिख लिया ना तो बॉटम अप लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में हम रिटर्न क्या करेंगे वो मुझे बताओ। यहाँ पर देखो स्टेट डिफरेंशिएशन क्या था, नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन अरे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स i to n-1, अगर डीपी ऑफ i है तो। लेकिन मेरा जो अरे है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर n-1 तक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डीपी ऑफ 0, क्योंकि डीपी ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एन अरे फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स n-1। तो यहाँ पर सारा आंसर निकल चुका होगा, ऐड अप होके डीपी ऑफ 0 मेरा आंसर होगा। देखो कितना सिंपल था कोड, बट अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² ही जाएगा। तो ये भी गारंटीड है कि TLE देगा। तो देखते हैं, और पहले तो इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम लिमिट एक्सीड देगा वो भी,
उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें फर्दर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद करो, बेस केस जो मेरा था ये वाला, अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो रिटर्न आंसर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि अगर डी पी ऑफ 1 जो है, सॉरी डी पी, यहाँ पर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी पी ऑफ एन जो है उसका आंसर 1 होगा। यहाँ पर वही तो मैंने लिखा है कि आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो रिटर्न 1, तो मैंने यहाँ पर वही किया, डी पी ऑफ एन को 1 असाइन कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद n-1, n-2 और n-3 इन सब का आंसर इस फॉर लूप से निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो अब इसका कोड दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो बॉटम अप का कोड है यहाँ पर। सिंपली मैंने क्या किया है, रिकर्शन वाले पार्ट को बस हटा दिया है मैंने। अरे का साइज आप Tn+1 भी ले सकते थे, मैंने 5 × 10⁴ ले लिया है। ठीक है, Tn = 1 बेस केस है मेरा। बाहर फॉर लूप देखो मैंने n-1 से i को 0 तक ले गया हूँ। ठीक है, फिर वही चीज़ चिपका दिया रिकर्शन वाला कोड, काउंट मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट, फिर ये वाला फॉर लूप एग्जैक्टली रिकर्शन वाला चिपका दिया है। बस सॉल्व की जगह मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये देखो डी अरे लिख दिया है। लास्ट में टी ऑफ आई = काउंट असाइन कर दिया, रिटर्न T0 कर दिया। सबमिट करेंगे तो ये भी टाइम लिमिट शीट देगा क्योंकि ये अभी भी O ऑफ n² है। अब देखते हैं कि क्या फर्दर हम लोग कर सकते हैं टू गेट ऑल द टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड। ठीक है, टाइम लिमिट शीट इसमें भी है, 869 टेस्ट केसेस पास हुए हैं। तो फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है वो समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, थोड़ा छोटा एग्जांपल लिया ताकि सिंप्लीफाई करके समझा सकूँ आपको। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि डी पी ऑफ आई को हमने डिफाइन कैसे किया था, कि नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एन एरे फ्रॉम 0 to i-1, है ना। मतलब डी पी ऑफ आई का मतलब क्या हुआ कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, आई नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब 0 से लेकर i-1 इंडेक्स के एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस एरे को देखो ध्यान से, देखो जब आप यहाँ पर आए पहली बार तो आपको 4 दिखा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये जो एलिमेंट है कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। अगर मुझे निकालना हुआ कि इसको पार्टीशन करने में कितना लगेगा, एक देखो डीपी का 1 का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब 0 से 1-1 यानी कि 0 से 0 इंडेक्स की बात हो रही है ना। 0 से i-1 मतलब 0 से 0। तो डी पी ऑफ 1 मतलब एक एलिमेंट है ये, इसको पार्टीशन करने में कितने तरीके से इसको पार्टीशन कर सकते हैं, एक ही तरीका ऑब्वियस है, इसका आंसर 1 होगा, है ना, क्योंकि देखो एक ही एलिमेंट है तो इसको एक ही तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, एक ही एलिमेंट है क्योंकि। ओके, अब देखो इसके बाद जब यहाँ पर 1 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 4 ऑलरेडी देख रखा है, अब 1 को भी मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि डी पी ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि 0 से 2-1 तक के एलिमेंट्स का, यानी कि ये शुरू के 2 एलिमेंट्स को पार्टीशन करने के कितने तरीके हैं वो मैं यहाँ निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। एक तरीका तो ये है, जैसे 4,1 को पार्टीशन करने का एक तरीका ये है कि दोनों को कर दो अलग अलग, ये एक सब अरे होगा, ये एक सब अरे होगा, या फिर 4-1 ये पूरा एक सब अरे होगा। तो दोनों देख लो 2 वेज है इसको पार्टीशन करने के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि डी पी ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2। देर आर 2 वेज टू पार्टीशन दिस एरे सच दैट वैलिड हो, मैक्स और मिन का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। ठीक है, मान के चलते हैं के मेरा 5 है। ओके, कि कुछ भी मान लो, के को 4 मान लो, एनीथिंग। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखो ध्यान दो, नेक्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं मेरा 3 आया। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट 4 था, 1 था, अब आ गया 3। ओके, इसका मतलब क्या है, मैं डी पी ऑफ 3 निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ एकदम गौर से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे निकालना है डी पी ऑफ 3। ठीक है, तो पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक अगर आपको डी पी ऑफ 3 निकालना है ना, तो प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स थे, यानी कि डी पी ऑफ 1, डी पी ऑफ 2, इन सब की मदद से आप डी पी ऑफ 3 भी निकाल सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो आपको निकालना है 4-1-3 का, आपने 4 का निकाल लिया, 4-1 का निकाला, अब नया एलिमेंट जो 3 आया है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी वो समझने की कोशिश करो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि 3 को मैं अकेला ही रखना चाहूँगा। ठीक है, और इससे पहले क्या था, 4 और 1 था ना। ठीक है, 3 को मैंने अकेला रखना चाहा, इससे पहले 4 और 1 था। अब याद करो 4 और 1 को स्प्लिट करने के टोटल कितने तरीके थे, ये रहा डी पी ऑफ 2, यानी कि टू वेज थे, है ना। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहला तरीका था 4 अलग 1 अलग। ठीक है, दूसरा तरीका था कि 4 और 1 दोनों एक साथ, है ना। तो इस तरीके में ये 3 को अगर मैं अपेंड कर दूँ, 3 यहाँ अलग से आ जाएगा, और 3 को मैं यहाँ लगा दूँ, 3 यहाँ अलग से आ जाएगा।
ठीक है, तो अभी भी देखो कितना 2 वेज मिल गए ना, 413 को स्प्लिट करने का 2 तरीका मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो मैंने कैसे निकाला, मैंने देखा कि 3 को अगर मैं अलग रखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 को अगर मैं सेपरेट रखूँ, ओके सेपरेट रखूँ, तो इससे पहले जो बचा हुआ था 4,1 उसको स्प्लिट करने के टोटल 2 तरीके थे। ये रहा dp(2) है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ dp(2), इसका वैल्यू क्या था, 2 वेज निकल कर आया है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ये तो हो गया कि 3 को मैंने सेपरेट रखने का कोशिश किया। ओके, अब ये भी तो हो सकता है कि 3 को मैंने सेपरेट ना रख के 3 जो है ये 1 के साथ जुड़ के एक सेगमेंट बन जाता। मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये भी तो हो सकता था, मैं 1 और 3 को एक सेगमेंट मान लेता और जो 4 था उसको अलग मान लेता। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान दो, ये 4 क्या है, dp(1) कह सकते हो इसको, ये रहा dp(1) है ना, तो dp(1) इज इक्वल टू कितना था 1, टोटल 1 वे है इस फॉर्म में लाने का, है ना, क्योंकि देखो ये 4 को स्प्लिट करने का पार्टीशन करने का एक ही तरीका है 4, है ना, और मैं चाहता हूँ कि 1 और 3 एक साथ रहें, तो यहाँ पर 1/3 यानी कि यही एक पॉसिबल वे है। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि 1 और 3 सेपरेट हों। ओके, अब आते हैं लास्ट कि भाई 413 ही सेपरेट हो, है ना, 413 ही सेपरेट हो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 413 मैंने पूरा ले लिया तो बचा क्या, इस बार कुछ नहीं, ये एम्प्टी सेट बचा, एम्प्टी एरे बचा, है ना, एम्प्टी एरे बचा। ओके, तो इस एम्प्टी एरे को क्या बोलोगे, dp(0) बोल सकते हो। dp(0) का मतलब क्या हुआ, 0 एलिमेंट्स, है ना, तो टोटल कितने वेज हैं इसको स्प्लिट करने के, देखो खुद सोचो, अगर dp(0) मतलब कुछ भी नहीं होता है ना, 413 हो गया और dp(0) कुछ भी नहीं होता है, तो देखा है तो एक तरीका तो यहाँ निकल के आ ही रहा है ना, ये एक तरीका है इसको पार्टीशन करने का, मतलब पूरा का पूरा 413 को ले लो, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि dp(0) जो है एक्चुअली में 1 के बराबर है ना, क्योंकि 1 वे तो है इसको करने का। यहाँ पर मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं ये कह सकता हूँ कि dp(0) जो है वो एक्चुअली में इक्वल टू 1 है ना, एक भी एलिमेंट अगर मैंने नहीं लिया तो ये देखो रिमेनिंग एलिमेंट है ना 413, एक तरीका तो निकल कर आ गया ना। ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही 3 आया मेरी लाइफ में, है ना, तो देखो टोटल कितने वेज निकल कर आ गए, 2 + 3, इक्वेशन 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है 4, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 + इक्वेशन 3, यानी कि 2 वेज + 1 वेज + 1 वेज, डेट इज टोटल 4 वेज। ठीक है, तो आपने नोटिस किया dp(3) मैंने निकाला कैसे एक्चुअली में, ये dp(3) तो मुझे निकालना था, ये रहा क्वेश्चन मार्क यहीं पर था। dp(3) क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि एक थर्ड एलिमेंट आ चुका है मेरे लाइफ में, dp(3) निकालना था, तो उसके इतने सारे वेज थे, तो देखो dp(2) + dp(1) + dp(0) करने पे आंसर आ गया। तो dp(3) को अब मैं लिख सकता हूँ dp(0) + dp(1) + dp(2). तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली में, और ये डिफ़िकल्ट है इस ऑब्जर्वेशन पे आना, आई टोटली एग्री विद दैट, प्रैक्टिस से ही आएगा ये। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिख गया होगा कि एक करंट स्टेट का आंसर निकालने के लिए आप प्रीवियस स्टेट का आंसर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्लियर कट ये dp तो है। ठीक है, क्लियर कट dp है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि dp(4) जो है वो dp(0) + dp(1) + dp(2) होगा, है ना, dp(0) + 1 + 2 + 3 होगा। ओके, तो अब मान लेते किसी dp का वैल्यू निकालना हुआ, है ना, तो आप बार बार प्रीवियस का सम थोड़ी निकालते रहोगे, है ना, इससे अच्छा क्या है, हम क्यूमुलेटिव सम लेते रहेंगे dp के वैल्यूज़ का। देखो dp(0) + dp(1 + dp(2) क्यूमुलेटिव सम लेते रहेंगे ताकि बार बार मुझे सम ना करना पड़े, है ना। तो यहाँ से एक आइडिया लगा कि हाँ थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, हम क्यूमुलेटिव सम का ट्रैक रखेंगे, क्यूमुलेटिव सम ऑफ dp अरे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सुनो, अभी मैंने आपको बोला ना कि dp(3) जो है dp(0) + dp(1 + dp(2) के बराबर है। पता है ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि अगर आप नोटिस करो 4 एग्जाम्पल क्या था, 4,1,3 था ना, अगर आप नोटिस करो ये पूरा का पूरा जो एरे है ना, मान लेते हैं अगर आपका k = 4 होता, ये पूरा का पूरा एरे एक्चुअली में वैलिड है। नोटिस करो इस पूरे एरे को अगर आप एक सेगमेंट ले लो तो ये वैलिड सेगमेंट है, क्योंकि देखो इसका जो मैक्स एलिमेंट है 4 है, इसका जो मिन एलिमेंट है 1 है, तो 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, विच इज़ लेस देन k।
पूरा का पूरा अगर सेगमेंट वैलिड होता है ना, तो पता है इससे फ़ायदा क्या होता है, इस पूरे एरे में आप कहीं पर भी पार्टीशनिंग कर सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी पार्टीशन करो वो वैलिड होगा। मान लेते हैं आपने ये पार्टीशन किया, 4 को अलग रखा, 1 3 को अलग रखा, ये भी वैलिड होगा। मान लेते हैं आपने ये पार्टीशन रखा कि 4 1 को अलग रखा और 3 को अलग रखा, ये भी वैलिड होगा। मान लेते हैं आपने 4 और 1 ऐसे वैलिड रखा, मतलब 4 को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया, ये भी वैलिड होगा। या फिर आपने पार्टीशन किया ही नहीं, पूरा का पूरा एरे एक पार्टीशन ले लिया, 4 1 3, ये भी वैलिड है। तो देखो टोटल 4 पार्टीशन निकल के आएगा। और ये वैलिड तभी तो देखो, मुझे जब इसका आंसर निकालना था, है ना, DP3 का आंसर निकालना था, तो देखो DP2 मतलब ये 2 एलिमेंट का जो टोटल था वो निकाल पाया मैं। फिर DP1 मतलब इसको पार्टीशन करने के कितने वे से वो निकाल पाया मैं। इन सभी का सम DP3 निकल कर आ गया। देख रहे हो यहाँ पर, देख रहे हो, सभी का सम DP3 निकल कर आ गया। इसीलिए ये वैलिड हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरे वैलिड है। ओके, अब देखो ध्यान दो, ऐसा भी तो केस आ सकता है जिसमें ये पूरा का पूरा एरे वैलिड ना हो, है ना, ठीक है। तब क्या होगा DP3। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मान के चलते हैं मेरा मैं यहाँ पर हूँ, है ना, ये एक नया एलिमेंट आया मेरे लाइफ में D, ठीक है। तो जैसे ही ये नया एलिमेंट आया तो मुझे बस क्या ढूंढना है कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढा जाए जहाँ तक ये पूरा का पूरा एरे ही वैलिड हो। जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर जैसे ही मेरे लाइफ में 3 आया, मैंने ढूंढा कि कहाँ तक वैलिड सब एरे बन सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ये मिल गया था, तो पूरा का पूरा एरे वैलिड था। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मैं इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल पाया, DP0 DP1 और DP2, है ना। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, जैसे ही मेरे लाइफ में एक नया एलिमेंट D आया ना, मैं देखूंगा कि कौन सा बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वैलिड सब एरे मिलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे मान लो कि J पॉइंटर यहाँ पर है, ये I पॉइंटर यहाँ पर है, ठीक है। मैं देखूंगा कि क्या ये वैलिड सब एरे है। अब वैलिड सब एरे कब होगा, जब इसका मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो लेस देन K होगा। चलो वो मैं देख लूँगा कि मैं मैक्स एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट एफिशिएंटली कैसे निकालूंगा, बट ये वैलिड कब होगा, जब मैक्स एलिमेंट माइनस एलिमेंट लेस देन K होगा इस सब एरे में, ठीक है। तो अगर वो वैलिड हुआ तब तो बड़ा आसान हो जाएगा इसका आंसर निकालना। टोटल कितने एलिमेंट्स है, 4 है ना। DP4 विल बी इक्वल टू सिंपली DP0 प्लस DP1 प्लस DP2 प्लस DP3 निकल कर आ जाएगा। बट अगर ये वैलिड नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस आई को शिफ्ट करने बोलूँगा। मैं बोलूँगा यार तुम वैलिड नहीं हो, मैं इस सब एरे को नहीं ले सकता। तो यहाँ से एक सिंपल सा हिंट पता है क्या मिलता है, कि हम एक स्लाइडिंग विंडो मेंटेन करके रख सकते हैं। ये देखो स्लाइडिंग विंडो में यही तो होता था, खानदानी टेम्पलेट क्या था, एक J पॉइंटर आगे बढ़ता रहता था और एक I पॉइंटर होता था जो शिफ्ट करते थे अगर वो विंडो वैलिड नहीं होता था। तो यहाँ पर एक हिंट मिला कि स्लाइडिंग विंडो भी हेल्प कर सकता है हमारी, है ना। और स्लाइडिंग विंडो क्यों बेटर है ना, क्योंकि याद करो स्लाइडिंग विंडो में ना हम O(n) में विंडो स्लाइड कर करके ऑपरेशन कर सकते थे, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो के प्रॉब्लम में जनरली यही होता है कि हम हर एलिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार विजिट करते हैं, तो जनरली टाइम कम्प्लीटी O(n) चला जाता है। देख लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। बट हाँ, अभी एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो भी विंडो होता है, मान लेते ये मेरा विंडो है, मुझे ये भी तो पता करना होगा कि यार ये विंडो वैलिड है कि नहीं। तो ये विंडो वैलिड कब होगा, जब मैं इसका मैक्स एलिमेंट निकाल पाऊंगा और मैं इसका मिनिमम एलिमेंट निकाल पाऊंगा। दोनों का डिफरेंस लेस देन K होना चाहिए। तो अब देखो बहुत चीज़ें हमारे मन में भी आ चुका है। सबसे पहला चीज़ ये समझ में आ चुका है कि मुझे अगर एक वैलिड विंडो मिलेगा, अगर वैलिड विंडो मिलेगा तो मैं बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो मैंने अभी आपको सिखाया, कि अगर वैलिड विंडो है तो आराम से जो नए एलिमेंट को अभी आपने डाला है उस विंडो में, उसका वहाँ तक के एरे को पार्टीशन करने का टोटल नंबर ऑफ वेज प्रीवियस के सारे से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर वैलिड विंडो हुआ तब, और अगर नहीं है, नॉट वैलिड, तो हम शिफ्ट करेंगे आई पॉइंटर को। यहाँ से मुझे हिंट मिला कि स्लाइडिंग विंडो है, ठीक है, ओके। अब इन सब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वैलिड विंडो चेक कैसे किया जाए एफिशिएंटली, ओके, है ना। बट यहाँ तक एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो गया ना कि DP तो यूज़ हो रहा है, क्योंकि देखो किसी स्टेट का आंसर निकालने के लिए प्रीवियस स्टेट का आंसर चेक करना पड़ रहा है, ठीक है।
डीपी तो लगेगा इसमें। दूसरा एक और चीज़ समझ में आ गया कि स्लाइडिंग विंडो हेल्प कर रहा है मेरा यहाँ पर, है ना। ओके, ये दो टॉपिक तो समझ में आ रहा है। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि डीपी निकालने के लिए बार बार मैं प्रीवियस का सम नहीं लेता रहूँगा, मैं क्यूमुलेटिव सम लेता रहूँगा ताकि मुझे प्रीवियस का सम मैं आराम से निकाल सकूँ। ठीक है, क्यूमुलेटिव सम या तो उसको प्रीफिक्स सम बोल लो, यानी कि प्रीफिक्स सम का भी कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। आइडियली मुझे लगता है प्रॉब्लम को हार्ड मार्क कर देना चाहिए क्योंकि इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज है। जनरली हार्ड प्रॉब्लम में मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ होते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज है भाई वैलिड विंडो पता करना। एक आई से लेकर जे तक का एक विंडो है, पता करना है कि वैलिड है कि नहीं, वो कैसे पता करें। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना, स्लाइडिंग विंडो वाले प्रॉब्लम में अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम इजीली पता करना है तो जनरली पता है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली बोले तो डेक यूज़ करते हैं, डेक। अब देखो डेक कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी मैंने जो लाइन बोला उसको ज़िंदगी भर याद रखना कि एक स्लाइडिंग विंडो वाले प्रॉब्लम में अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढना होता है तो डेक हमेशा दिमाग में रखना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, स्लाइडिंग विंडो के प्रॉब्लम में अगर आपको मैक्स और मिन इफ़िशेंटली निकालना है तो डेक यूज़ करो। और डेक कैसे यूज़ करो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ओके, मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैंने ये एग्जांपल लिया 94137 और देखो स्लाइडिंग विंडो तो हमें करना था, तो आई पॉइंटर और जे पॉइंटर, वही खानदानी तरीका, दो पॉइंटर यूज़ करेंगे। आई जीरो से स्टार्ट करोगा, जे जीरो से स्टार्ट करोगे, जे अपना आगे भागेगा और आई को जब शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तब शिफ्ट करेंगे। ओके, और हमें मैंने बोला था ना कि स्लाइडिंग विंडो में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना तो डेक यूज़ करेंगे। तो मैक्स निकालने के लिए एक डेक यूज़ करेंगे जिसमें सिर्फ मैक्स एलिमेंट में मुझे आराम से मिल पाएगा, और डेक एक और डेक ले लेंगे जिसमें मुझे मिन एलिमेंट आराम से मिल पाएगा, क्योंकि मुझे इफ़िशिएंटली मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए होगा, है ना। बार बार इटरेट करके मिनिमम और मैक्स नहीं निकाल सकता, वरना फिर ओ ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा सोल्यूशन, उसी से तो बचना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, अभी मेरा मेरा पहला एलिमेंट मुझे दिखा, मैं पहले ये चेक करूँगा कि मैक्स वाला जो डेक है इसमें कोई भी एलिमेंट है क्या। अभी ये मान लेते हैं मैक्स डेक है मेरा, कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं इस इंडेक्स को डाल देता हूँ, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1 2 3 4। इंडेक्स डालने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि मैं उस इंडेक्स से एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, मान लेते मैंने इंडेक्स को यहाँ पर डाल दिया, इंडेक्स 0। अब मैं देखूँगा कि क्या मिनिमम वाले क्यू में, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इस डेक में कोई एलिमेंट है ऑलरेडी। अगर नहीं है तो अभी यही एलिमेंट मेरे लिए मिनिमम भी होगा, तो इंडेक्स नंबर 0 डाल दिया मैंने। इंडेक्स नंबर 0 मतलब ये 9 वाला जो एलिमेंट है ना, उसका इंडेक्स लिखा है मैंने। ओके, अब देखो, अब मैं आराम से ये चेक कर सकता हूँ कि मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट कौन है इस विंडो में। पहले तो बताओ विंडो कौन सा है, आई से जे एक विंडो है, मतलब यही विंडो की बात हो रही है। इसका मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, मैं इस डेक के फ्रंट से पूछ लूँगा। ये 0 है ना, मतलब इंडेक्स नंबर 0 में कौन सा एलिमेंट है, 9 है। फिर इसके फ्रंट एलिमेंट से पूछ लूँगा 0 में कौन है, 9 है। तो मैक्स एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट कितना है, 0 है, विच इज़ लेस देन के, मतलब ये वैलिड विंडो है, वो आपको दिख भी रहा है। अगर वैलिड विंडो नहीं होता तो मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ाता, है ना, आई पॉइंटर को आगे बढ़ाता और मैक्स से ये डेक से फ्रंट से पॉप भी करता रहता। ठीक है, बट अभी ऐसा कोई केस नहीं है। ठीक है, तो ये वैलिड विंडो है। अब देखो, अब जे मेरा आगे बढ़ेगा क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में कर रहा हूँ, जे आगे बढ़ा। ओके, अब मैं देखूँगा कि क्या यहाँ पर जो एलिमेंट है डेक के बैक में, जो एलिमेंट है इंडेक्स 0 मतलब 9 की बात हो रही है, क्या मेरा जो नम्स ऑफ जे है, नम्स ऑफ जे क्या ये बड़ा है इससे, ऑब्वियसली बड़ा नहीं है, है ना। तो मैं कुछ करूँगा नहीं, यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर 1 को डाल दूंगा, क्योंकि देखो इंडेक्स नंबर 0 का मतलब 9 है, इंडेक्स नंबर 1 का मतलब 4 है, मतलब ये फर्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट है और ये सेकंड मैक्स एलिमेंट है। ये मैक्स एलिमेंट है, ये सेकंड मैक्स एलिमेंट है ना। तो फ्यूचर में जब ये पॉप होगा ना, तो अगर ये पॉप हो गया, मतलब मान लेते हैं अगर आई आगे भाग गया, तो मेरा मुझे मैक्स एलिमेंट, इसको मैं पॉप कर दूँगा तो मुझे मैक्स एलिमेंट ये मिल जाएगा, ये सेकंड मैक्स एलिमेंट है मेरा, है ना। तो यही फ़ायदा है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और रियलाइज़ हो जाएगा कि ये कुछ है नहीं, एक्चुअली में मोनोटोनिक डेक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग डेक है। ओके, ठीक है, अब इसको मैंने पुश कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 9 है, इंडेक्स नंबर 0 है ना। और अभी नम्स ऑफ जे जो है, नम्स ऑफ जे को अगर ध्यान से देखो, ये लेस देन है इससे, है ना। देखो डेक, इस डेक के फ्रंट में जो एलिमेंट है, यानी कि इंडेक्स 0 में 9 है ना, और अभी नम्स ऑफ जे मेरा 4 है, और 4 इज़ लेस देन 9, है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे और भी मिनिमम एलिमेंट मिल चुका है, तो मैं इसको हटा दूंगा, है ना। इसको हटाऊंगा, इसको मैंने पॉप बैक किया, बैक से इसको हटा दिया, और अब तो एम्प्टी हो चुका है, तो मैं यहाँ पर 4 को डाल दूंगा, 4 का इंडेक्स डाल दूंगा, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 को डाल दिया। और सही बात भी है कि करंट विंडो को अगर आप देखोगे, आई से जे वाले विंडो को देखो, इसमें मैक्स एलिमेंट कौन है, कुछ नहीं करना है, आप इससे पूछ लो मैक्स वाले डेक से, भाई तेरे फ्रंट में कौन एलिमेंट है, इंडेक्स 0 वाला कौन एलिमेंट है, 9 है। सही बात है, देखो इस विंडो में मैक्स एलिमेंट 9 है, और मुझे जानना है कि इस विंडो में मिनिमम एलिमेंट कौन है, तो ये मुझे ये दे देगा डेक, मिनिमम वाला डेक, उसके फ्रंट से पूछ लूँगा, इंडेक्स 1 है ना, इंडेक्स 1 में कौन है, 4 है। तो देख रहे हो इफिशिएंटली आपको डेक के फ्रंट से मैक्सिमम एलिमेंट कौन है और इस डेक के फ्रंट से मिनिमम एलिमेंट कौन है वो मिल जा रहा है। अब समझ में आया। और ये एक्चुअली में ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यू है, इंक्रीजिंग डेक है, ठीक है। तो एक्चुअली में फ्यूचर में कभी भी एक स्लाइडिंग विंडो वाले प्रॉब्लम में अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट इफिशिएंटली निकालने की ज़रूरत पड़ी तो आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग डेक यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद तो हमें ये समझ में आ गया कि इसमें डीपी तो यूज़ हो ही रहा था, स्लाइडिंग विंडो भी यूज़ हो रहा है, प्रीफिक्स सम भी यूज़ हो रहा है, और अब मोनोटोनिक डेक भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। इतने सारे कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हार्ड मार्क कर सकते थे इस प्रॉब्लम को, बट कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको जस्ट सिखाया कि जैसे ही मुझे वैलिड विंडो मिलेगा, मान लेते मिल गया, अगर वैलिड विंडो मिला तो मैंने आपको क्या बताया कि अभी जेथ इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए होंगे, डी ऑफ J+1, है ना। अगर आप जेथ इंडेक्स पे खड़े हो मतलब कितने एलिमेंट्स है टोटल, J+1 एलिमेंट है टोटल, 0 से J तक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, J+1 एलिमेंट होते हैं, है ना। तो डी ऑफ J+1 इसका मतलब 0 से J तक को पार्टीशन करने का टोटल नंबर ऑफ वेज बता देगा, कौन बता देगा, डी ऑफ J+1। इसको निकालना बहुत आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि I से J मैंने वैलिड कर दिया है पॉप कर करके, है ना। अगर वैलिड नहीं होता तो मैं I को शिफ्ट कर देता, बट अभी ये वैलिड है, और वैलिड है तो मैं क्या करूँगा, डी ऑफ I से J तक का वैलिड है ना, तो डी ऑफ I, डी ऑफ I+1 एंड डी ऑफ J तक का सम ले लूँगा। बट बार बार मैं ये क्यों करूँ, मैं क्या करूँगा, एक प्रीफिक्स अरे नाम का अरे मेंटेन करूँगा, उसमें प्रीफिक्स सम मैं मेंटेन करूँगा, प्रीफिक्स ऑफ J से लेकर प्रीफिक्स ऑफ I-1 करूँगा, तो मुझे I से लेकर J तक का सम मिल जाएगा। देखा, ये समझ में आया कि क्यों मैंने प्रीफिक्स सम ले रहा था, क्योंकि ये वाला सम मैं बार बार निकालूंगा, ये वाला सम, तो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, है ना। इसको एफिशिएंटली निकालने के लिए मैंने प्रीफिक्स सम मेंटेन कर रखा है, तो प्रीफिक्स सम निकालते भी रहेंगे, हर वक्त कैलकुलेट करते भी रहेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर डी ऑफ J+1 निकल गया तो मैं प्रीफिक्स सम को अपडेट भी कर दूंगा कि भाई डी का प्रीफिक्स सम J+1 क्या हो जाएगा, ऑलरेडी J तक का जो सम मैंने निकाल रखा था, J प्लस डी ऑफ J+1 में जो वैल्यू आया उसका सम निकाल लो। हाँ, मॉड करना मत भूलना, वो तो करते रहना आप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। तो आपने अभी एटलीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये सीख लिया कि अगर एक मुझे I से J तक का एक सब अरे वैलिड मिलता है तो मैं टोटल नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन द सब अरे बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। वो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है ना, यही करना था। उसको निकालने में एक चैलेंज आया कि भाई उस सब अरे में मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालूं इफिशिएंटली, वो मैंने डेक से आराम से निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। तो अब याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि जब मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, 4 है, 3 है, 1 है, कुछ भी है, तो ये मेरा डेक है, मान लेते हैं इसमें मैं मैक्स एलिमेंट रखता हूँ फ्रंट में, ये इसमें मैं मेन एलिमेंट रखता हूँ फ्रंट में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एलिमेंट आ गया 4, है ना, और मान लेते हैं यहाँ पर 30 आता, ठीक है। तो 30 ऑब्वियस है 4 से बड़ा है, तो मुझे यहाँ से फ्रंट से पॉप करते रहना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ 3 भी होता, तो 3 भी देखो 30 से छोटा था, इसको पॉप करते रहना पड़ेगा, है ना। जैसा कि हमेशा करते आए हैं, नम्स ऑफ J अगर बड़ा है ये इस यहाँ पर जो जो एलिमेंट है, मान लें 4 है, 3 है, जो भी है, तो उसको पॉप करते रहेंगे, है ना। सिमिलरली मिनिमम मिन वाला जो क्यू है इसमें भी वही करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट था 2 था, 3 था, ओके, जो भी एलिमेंट था, मान लेते हैं ऐसे रैंडम एलिमेंट ले लो, A था, B था, C था। तो अभी जो मैंने एलिमेंट लिया है ना, अगर वो छोटा है इस C से, तो ऑब्वियस सी बात है
मुझे एक छोटा एलिमेंट मिला है तो मैं इस सी को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे और भी बेटर छोटा एलिमेंट मिलता जा रहा है, और वो बी से भी छोटा हो तो बी को ही मैं पॉप कर दूंगा, इससे भी छोटा तो इसको ही पॉप कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यों होना चाहिए और इसके लिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्यों होगा, उससे आप आसानी से मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल सकते हो। ओके, तो अभी तक जो मैंने स्टोरी सुनाया है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर जो मैंने 2 लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मत भूलना, ये वाला, है ना। डी पी ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम जे माइनस प्रीफिक्स आई माइनस वन, और इसके बाद हाँ ये वाला प्रीफिक्स हम निकालते रहना हर वक्त। ठीक है, तो अब तो हमने स्टोरी पॉइंट हमने अब तक जो सीखा, क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने ये स्टार्टिंग में ही सीख लिया था कि डी पी ऑफ ज़ीरो जो है वो 1 होगा, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था, यहाँ पर ऊपर याद करो, जब ये एग्जांपल मैं आपको सिखा रहा था डी पी ऑफ ज़ीरो को हमने 1 लिया था यहाँ पर। ओके, और ये ले लिया डी पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1, और डी पी ऑफ ज़ीरो 1 है तो प्रीफिक्स सम भी जो होगा स्टार्टिंग में 0, इसको भी 1 ही लेंगे, और ये प्रीफिक्स सम क्या है मेरा, क्यूमुलेटिव सम ऑफ डी पी अरे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर मुझे डेक लेना पड़ेगा, एक मैक्स के लिए मैक्स डेक और एक मिन के लिए मिन डेक। ठीक है, और स्लाइडिंग विंडो करना है तो ख़ानदानी तरीका, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0, और ख़ानदानी जो टेम्पलेट होता है स्लाइडिंग विंडो क्या होता था कि जब तक जे लेस देन 0 रहेगा, सॉरी जब तक जे लेस देन n होगा तब तक ही मेरा प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, इसके बाद सबसे पहला चीज़ क्या मैंने बोला कि आपको हर वक्त ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि आपका जो मिन क्यू है और मैक्स क्यू है ना, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो अभी जस्ट मेरा जो नया एलिमेंट आया है वो नम्स ऑफ जे है, तो मुझे देखना ना कि वो क्यू में जब मैं उसको इंसर्ट करूँगा तो करेक्ट ऑर्डर में इंसर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये इंश्योर करूँगा कि क्यू में जो एलिमेंट है, ये जो नम्स जे जो नया एलिमेंट आया है ना, अगर ये ग्रेटर देन है नम्स ऑफ जो मैक्स डेक मैंने लिया है, डॉट बैक में जो इंडेक्स है उसका एलिमेंट मैंने यहाँ से निकाल लिया, अगर अभी जो एलिमेंट आया वो उससे भी बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैक्स डेक्स डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर दो, इसको हटा दो। ठीक है, तब तक हटाते रहो, ऑब्वियस बात है ये इंश्योर कर लेना कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट ऑफ एम्प्टी, और जब ये एम्प्टी हो जाए या फिर ऐसा ये कंडीशन ब्रेक हो जाए तो आप आराम से मैक्स क्यू में इसको पुश कर सकते हो, मैक्स क्यू डॉट पुश या मैक्स डेक डॉट पुश बैक इंडेक्स नंबर जे को अब आप डाल दो। ये तो हो गया मैक्स के लिए, मैक्स डेक के लिए। सिमिलरली मिन डेक के लिए आपको बस क्या चेक करना पड़ेगा, सब कुछ सेम होगा, वाइल लूप नॉट एम्प्टी एंड यहाँ पर क्या चेक होगा कि अगर नम्स ऑफ जे जो है जो नया एलिमेंट है अगर वो छोटा है नम्स ऑफ मैक्स डेक के बैक में जो एलिमेंट है, तो ऑब्वियस बात है सेम वही करेंगे, मैक्स डेक नहीं मिन डेक डॉट पॉप बैक करते रहेंगे, बाहर निकलेंगे वाइल लूप से तो मिन डेक डॉट पुश बैक जे कर देंगे। ओके, तो ये दोनों स्टेप मैंने बस क्यों किया, क्योंकि मुझे मैक्स डेक और मिन डेक को हर वक्त अपडेटेड रखना है ताकि मैं एक बार में मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट इफिशिएंटली निकाल सकूं। ठीक है, अब जैसे ही मुझे मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट इफिशिएंटली मिल गया तो आई जस्ट हैव टू इंश्योर कि मेरा विंडो जो है वो वैलिड होना चाहिए। विंडो अगर वैलिड नहीं है तो मैं आई को शिफ्ट करता रहूँगा, विंडो वैलिड। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, जब तक वाइल आई एक तो लेस देन एन होना चाहिए, ठीक है, एंड सबसे ज़रूरी चेक, जब तक विंडो वैलिड नहीं है, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट को निकालो, कहाँ से निकालोगे, मैक्स डेक से निकाल लूँगा, मैक्स डेक डॉट फ्रंट, बट ये इंडेक्स है ना तो यहाँ पर नम्स कर दोगे तो एलिमेंट मिल जाएगा, माइनस नम्स ऑफ मिन डेक डॉट फ्रंट। दोनों का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन के हुआ मतलब ये इनवैलिड है, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंपली आई को बोलूँगा आई तो निकल जाए यहाँ से। जब आई से जे मेरा वैलिड विंडो है ही नहीं तो ऑब्वियसली मैं आई को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, अब आई को आगे बढ़ा रहे हो तो आपके डेक में ये मिन वाला डेक है, ये मैक्स वाला डेक है, इसके फ्रंट में जो इंडेक्स था यहाँ पर और यहाँ पर इंश्योर कर लेना, मतलब डेक में वही एलिमेंट्स होने चाहिए जो करंट आपके विंडो में हो,
है ना। मान लेते हैं आपका आई से जे विंडो है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं मुझे उसी का मैक्स और मिन देता है ये मिन डेक और मैक्स डेक। ठीक है, अब जैसे ही आपने आई को शिफ्ट किया तो देख लेना कि यहाँ पर जो इंडेक्स था अगर वो इस आई के लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब ये अब ये इनवैलिड हो चुका है। सिमिलरली ये भी, तो यहाँ पर आप चेक कर लेना कि मैक्स डेक के जो फ्रंट में जो इंडेक्स है ना, अगर वो लेस देन आई है, मतलब वो अब इनवैलिड हो चुका है, तो वहाँ से मैं पॉप फ्रंट कर दूंगा उसको, मैक्स डेक से उसको हटा दूंगा। सिमिलरली मिनिमम डेक डॉट फ्रंट में जो इंडेक्स है वो अगर लेस देन आई हो गया, क्योंकि आई आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, तो इसको भी पॉप फ्रंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों चेक आपको डालना ज़रूरी है। आई को बढ़ा रहे हो ये सही कर रहे हो विंडो स्लाइड करके, बट ये मिन डेक और मैक्स डेक में जो एलिमेंट है, जो इंडेक्सेस हैं, वो आउट ऑफ बाउंड भी हो सकते हैं ना, है ना, वो इनवैलिड हो सकते हैं क्योंकि आई शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ के जितने भी इंडेक्स होंगे आई के लेफ्ट हैंड साइड वाले, उनको मुझे हटाना है, तो यहाँ पे बस चेक डाल के हटा दो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत क्रिटिकल है एक्चुअली में, क्योंकि मतलब टू बी ऑनेस्ट ये गलती करने के बाद ही मैं पकड़ पाया, है ना, और बड़े मुश्किल से कभी कभी पकड़ में आता है, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कम है इसीलिए गलती हो रही है। प्रैक्टिस ज़्यादा होगा तो गलती नहीं होंगी इस तरह की, है ना। इस तरह की स्लाइडिंग विंडो के बहुत टफ प्रॉब्लम्स हैं और आगे जाके हम लोग सॉल्व करेंगे फ्यूचर में। मैं डेफिनेटली इंश्योर करूँगा कि ये सब मैं ऐसे प्रॉब्लम्स मैं लेकर आऊँ और भी। ठीक है, अब जब देखो स्लाइडिंग विंडो भी हमने अब वैलिड कर ही दिया है, तो बस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब विंडो वैलिड हो चुका है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडेक्स जे में मैं खड़ा हूँ, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, j+1, dp of j+1 विल बी इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ j माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस 1। ठीक है, और हाँ यहाँ चेक लगा लेना कि i मस्ट बी वैलिड, i माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, वो चेकअप लगा लेना। ओके, सिमिलरली प्रीफिक्स सम ऑफ j+1 को आप अपडेट करना मत भूलना, प्रीफिक्स सम ऑफ j प्लस अभी dp ऑफ j+1 निकला तो उसको भी ऐड करते चले जाओ, है ना। ये क्या कर रहे हो, क्यूमुलेटिव सम निकालते चले जा रहे हो। ओके, और j अपना भागता रहेगा स्लाइडिंग विंडो में, ख़त्म हो गया। लास्ट में कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करोगे, याद करो, dp ऑफ 0 क्या देता, सॉरी dp ऑफ i क्या देता था, टोटल i एलिमेंट्स है आपके अरे में, मतलब 0 से i-1 में, सभी में को पार्टीशन करने में कितना वेज लगेगा, टोटल कितने वेज हैं पार्टीशन करने के। मेरे पास टोटल एक्चुअली में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, तो dp ऑफ n क्या देगा आपको, n एलिमेंट्स है आपके पास, मतलब 0 to n-1 वाला एरे है, इसको पार्टीशन करने के कितने वेज है वो dp ऑफ n से आपको मिल जाएगा। तो लास्ट में इसीलिए रिटर्न ये करेंगे हम लोग। तो बहुत ही मतलब एपिक लेवल का प्रॉब्लम था जिसमें dp, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कोड तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, मैं आपको कोड दिखा भी देता हूँ। ठीक है, और हाँ ये याद रखना कि मॉड्यूलो मॉड को कभी मत भूलना, है ना, वरना इससे भी गलतियाँ हो जाती हैं कई बार। तो चलो इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश। तो चलो ये वाला कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड प्लीज़ आई अपोलोजाइज़ क्योंकि माई की एक्सटर्नल कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, इसीलिए मैं कोड सिर्फ दिखा रहा हूँ, टाइप करके नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, एंड आज बहुत डिले हो गया बिकॉज आई वॉज रियली बिजी विथ सम वर्क। तो देखते हैं, स्टार्ट से देखो, यहाँ पर सबसे मैंने dp एरे ले लिया n+1 साइज़ का, प्रीफिक्स एरे ले लिया n+1 साइज़ का, dp01 मैंने बोला था, प्रीफिक्स 0 भी 1 ले लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि मुझे dp का ही प्रीफिक्स सम चाहिए, तो अभी 1 है ना इसका वैल्यू, तो इसका प्रीफिक्स सम भी 1 अभी रखा है मैंने। 2 डेक मैंने लिया, एक मिनिमम एलिमेंट स्टोर करने के लिए, मैक्स एलिमेंट स्टोर करने के लिए, ऑफ दी स्लाइडिंग विंडो, करंट स्लाइडिंग विंडो का मिन और मैक्स स्टोर करेगा। फिर उसके बाद वही ख़ानदानी कोड किसका, स्लाइडिंग विंडो का, i0 j0 वाइल j लेस देन n। सबसे पहला पार्ट कि अगर जो करंट एलिमेंट नम्स j है अगर वो बड़ा है मैक्स डेक के बैक वाले एलिमेंट से, तो ऑब्वियस उसको पॉप करो, तब तक करते रहो जब तक एम्प्टी ना हो जाए या फिर ये केस फेल हो जाए ये वाला। फिर उसके बाद नम्स जे के इंडेक्स को पुश करो। सिमिलरली यहाँ पर मिनिमम डेक को अपडेट करो, तो देखो मैक्स डेक और मिन डेक अपडेट हो गया फॉर दी करंट स्लाइडिंग विंडो, करंट विंडो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, जैसे ही विंडो अपडेट हो चुका है ये इंश्योर करो कि वो विंडो ये होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो विंडो वैलिड होने के लिए क्या चेक किया मैंने कि मैक्स डेक के फ्रंट में जो एलिमेंट है, यानी कि मैक्स एलिमेंट माइनस मिनिमम, अगर ग्रेटर देन गे हुआ उन दोनों का डिफरेंस, मतलब आई से जे वाला जो विंडो है वो वैलिड नहीं है, तो आई को प्लस प्लस करते जाओ। लेकिन आई को जब प्लस प्लस कर रहे हो तो मैक्स डेक और मिन डेक, याद करो करंट विंडो के मिन और मैक्स एलिमेंट को स्टोर करता था,
लेकिन सिंस अभी विंडो को हम श्रिंक कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट अगर वो इस आई इंडेक्स के लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट, तो ऑब्वियसली वो अब इनवैलिड हो चुके हैं, तो मुझे उनको फ्रंट से पॉप कर देना है। तो यहाँ मैंने वही चेक डाला है, मैक्स डेक टू फ्रंट में जो इंडेक्स अगर वो लेस देन आई है या मिन डेक के फ्रंट में जो इंडेक्स है वो लेस देन आई है, तो वो दोनों इनवैलिड हो जाएंगे क्योंकि आई अब शिफ्ट होने वाला है, तो मैंने फ्रंट से पॉप कर दिया उनको। ठीक है, उसके बाद अभी ये वाइल लूप होने से क्या इंश्योर हो गया कि मेरा जो करंट आई से जे वाला विंडो वो पूरा का पूरा वैलिड सब अरे है। अगर वैलिड सब अरे है तो याद करो मैंने बड़ा आसान से बताया था, उनका टोटल नंबर ऑफ वेज पार्टीशन निकालने का बड़ा सिंपल होता है, डी पी ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन। ये एक्चुअली में क्या दे रहा है, उस क्यूमुलेटिव सम का वैल्यू आपको एक बार में दे रहा है, डी पी ऑफ जे डी पी ऑफ आई प्लस डी पी ऑफ आई प्लस वन टिल डी पी ऑफ जे, है ना। तो आपको प्रीफिक्स सम से कॉन्स्टेंट टाइम में मिल पा रहा है ये, ओके। और इसके बाद प्रीफिक्स सम को आप अपडेट करना मत भूलना, है ना। जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक गलती मैंने क्या किया था, प्रीफिक्स जे माइनस प्रीफिक्स आई माइनस वन जब किया ना तो ये नेगेटिव में भी तो जा सकता है, ठीक है। तो उसमें मॉड्यूलो एम जब मैं कर रहा था तो इशू आ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हैंडल करने के लिए देखो यहाँ पर प्लस एम मैंने किया है। ये चीज़ मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बट आपको याद रखना, आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पर माइनस मैंने किया है, ओके। तो यहाँ पर प्लस एम करना मत भूलना, और यहाँ मॉड्यूलो एम कर दिया मैंने, ओके। और सॉरी, हाँ, इसके बाद जे प्लस प्लस कर दे रहा हूँ और लास्ट में रिटर्न डी पी ऑफ एन कर दो, ओके। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ मॉड्यूलो एम, है ना, ये हो गया। इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर ये भी हो गया, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं इसको। आई टोटली अग्री कि यार ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ है। इसको हार्ड मार्क कर देना चाहिए था, वरना बहुत लोग को डिल्यूजन भी होता है कि अरे यार ये कैसे, ये बन क्यों नहीं रहा है। मीडियम मार्क तो बहुत बहुत हार्ड वर्जन की तरफ का मीडियम है ये। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।